नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी यूपी में निवेश लाने की मुहिम में जुटे हैं। लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का। $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए। टारगेट सेट है, रास्ता तैयार है, जमीन तैयार है, बस इन्वेस्टर्स के यूपी पहुंचने का इंतजार है। इसमें देशी और विदेशी दोनों निवेशक शामिल होंगे और इसी सिलसिले में सीएम योगी मुंबई पहुंचे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को दिक्कत हो गई सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों से। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने योगी को मॉडर्न कपड़े पहनने की सलाह दे दी। सलाह तो दी, लेकिन सवाल यह कि कांग्रेसी नेताओं को भगवा से इतनी चिढ़ क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन योगी के टारगेट के बजाय विपक्ष के टारगेट पर है उनका भगवा वस्त्र। आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। विपक्ष की राजनीति अगर ऐसी हो कि रंग से रंज हो जाए तो समझना मुश्किल नहीं कि विपक्ष का हाल अगर बेहाल है तो क्यों है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर मुद्दों से इतर योगी के भगवा पोशाक पर जा टिका है। भगवा रंग खटकने लगा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि 2017 के बाद यूपी में भगवा रंग वास्तव में विपक्ष की राजनीति के लिए रेड सिग्नल बन चुका है? कांग्रेसी कल्चर देश का अपमान करना, देश के वेशभूषा को अपमान करना, यहाँ की संस्कृति को अपमान करना। विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और पूरा निवेश हो रहा है। पूरा हम लोग स्वीडन गए थे, सिंगापुर गए थे। राज्य का सम्मान है, देश का सम्मान है। आज लोग विकास के नजरिया से देख रहे हैं। कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? हिंदू धर्म के ध्वजा का रंग और केवल साधु संतों का पहराव का रंग नहीं है भगवा। भगवा रंग त्याग, बलिदान, समर्पण, ज्ञान, शुद्धता एवं अध्यात्म का परिचायक है। मुद्दा सिर्फ हुसैन दलवाई के बयान का नहीं है, बल्कि उस विचार का है जो भगवा को लेकर भड़कता रहा है। सवाल इस बात का है कि हुसैन दलवाई को भगवा से दिक्कत क्या है? बीजेपी कहती है दिक्कत इसलिए है क्योंकि 2014 के बाद से भगवा रंग विकास और विश्वास का प्रतीक बना है, आधुनिकता का रंग बना है, विकसित यूपी की नई पहचान बना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रंग बना है। पिछले 5 सालों में भगवाधारी योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर जो बड़े बदलाव किए, अब उसी के दम पर योगी यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। और इसी सिलसिले में योगी मुंबई में निवेशकों को आमंत्रित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बताते हुए मुंबई में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बैंकिंग, फिल्म जगत और उद्योगपतियों से मुलाकात की। ट्विटर पर युवाओं के बीच योगी अपने योगिनॉमिक्स के साथ अगर ट्रेंड करते हैं तो इसकी वजह है क्योंकि योगी का राजधर्म यूपी के विकास कर्म के इर्द गिर्द ही खड़ा होता है। भगवाधारी योगी ने 2017 के बाद से ही यूपी के विकास मॉडल से योगिनॉमिक्स रचा है और बदलती हुई यूपी की तस्वीर के साथ ताल ठोककर योगी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। 2017 के पहले तक अगर विपक्ष ने भगवा को सिर्फ कट्टरपंथ से जोड़ा तो 2017 के बाद योगी ने भगवा को विकास और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बना दिया। अब यही भगवा यूपी के 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने से सीधा जुड़ चुका है। तो क्या इसलिए ये बात कांग्रेस को खटक रही है?
योगी जी की ड्रेस उनको बहुत बधाई हो, जरूर पहने वो साधु संत हैं, लेकिन 5 साल उनकी सरकार रही है, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ फायदा नहीं हुआ है, कोई भी नया काम नहीं हुआ। जितने काम हुए पुराने हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, उन्हीं के कामों की ओपनिंग हुई है। यूपी की बदली कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का श्रेय सभी लपकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते 5 सालों में यूपी में निवेश के लिए भगवाधारी योगी ने एक परफेक्ट रोड मैप निवेशकों के लिए तैयार किया है, जिसके तहत यूपी सरकार के 16 मंत्रियों ने बीते दिसंबर में विदेश टूर किया था, जिसमें 16 देशों से 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होने का प्रस्ताव लाने में वो सफल रहे। माना यह जा रहा है कि इसके चलते अलग अलग सेक्टर्स में 7 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। भारतीय नागरिक है, उसका विदेशों में सम्मान जैसे बढ़ा है, वैसे ही दैट इज दी एंटायर आइडिया कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं और आप अब जाकर के अगर आप बताएंगे, इंटरनेशनली भी जितना यूपी का डायस्पोरा है उनके साथ में हम लोगों ने मिले, कल यहाँ पे भी यूपी डायस्पोरा के साथ में मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। बहुत ही फर्क पड़ गया है और वहाँ कोई लोग जाना नहीं चाहते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लोकल प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिशियन लोकल के प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत से ज्यादा थे। आज वहाँ हमें 24 महीने के अंदर योटक को एक भी दिक्कत नहीं आई। सनातन विचार में धर्म कोई पंथ भर नहीं है, बल्कि प्रतिज्ञा है। और अब यूपी में रोजगार और नई संभावनाओं को निवेश के जरिए योगी राज में कसा जा चुका है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करने के लिए आज मुंबई के दौरे का दूसरा दिन था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने बैंकर्स से खासतौर पर मुलाकात की, बैंक के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हुए इस बात को समझा कि महाराष्ट्र और मुंबई की तरह खासतौर पर किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी बैंकिंग निवेशक को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बात सिर्फ हिंदुस्तानी निवेशकों की नहीं है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों ने भी यूपी में निवेश को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। जिन सेक्टर्स में विशेष रुचि दिखाई गई है उनमें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण, ऊर्जा, रिटेल और ऑटोमोबाइल शामिल है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल में बल्कि टेक्सटाइल के भी उत्पादन में, डेयरी के उत्पादन में और ऐसे अन्य कई सारे क्षेत्र होंगे जिसमें इन सारे निवेशकों का स्वागत करके उन्हें सरकार द्वारा पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा और गुंडा राज की पुरानी यूपी का चेहरा अब बदल के बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पिछले 5 सालों में योगी ने भगवा की लकीर पर ही यूपी के विकास को कसा है, लेकिन सबके साथ और सबके विकास के मोदी मंत्र के साथ। अब माना यह जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ेगा। इससे प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी पूरा होने की संभावना है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों से घबराई हुई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हिंदुओं के अंतिम संस्कार से डर रहा है। पाकिस्तान को तालिबान भी डरा रहा है। कभी बॉर्डर पार अफगानिस्तान से डरा रहा है तो कभी बॉर्डर के भीतर से पाकिस्तान में खून खराबा करके डरा रहा है। और तो और अब अफगानिस्तान एम्बेसी ने अफगान ड्राइवर की हत्या पर पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम एक धमकी आमेज मरासला लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये दोनों जमातें टीटीपी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहीं और फौज की गुलामी का नशा उनके दिमाग से ना निकला तो फिर उनके सरकर्दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आग हमारे घर में बहुत अरसे से लगी हुई है और ये आग कब से लगी हुई है? 2007 ऑनवर्ड लगी हुई है, जब पहली दफा टीटीपी वहां पर कायम हुई थी। वॉर का यूनिफॉर्म है, मीन्स कि हम हालतें जान रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनको छोड़ के
जो टीटीपी है उसने सबको कहा है कि हम आप हमले करेंगे तो उसी बंदे से पुत्र बन जाओ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग हैं, CIA ने छोड़े हैं, रॉ ने छोड़े हैं, मुसाद ने छोड़े हैं। ये पाकिस्तान का कुसरा वजीर खारिजा जो है उसको ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमारा मुल्क का ये पानी आपको जाता है, फिर भी आप हमको नमक हराम कहता है। ये पानी नहीं, ये डीजल है। तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री समेत बड़े नेताओं को धमकी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये तो हैं हमारे दुश्मन, ये मुल्क के दुश्मन है। ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ फौज के दुश्मन हैं और मुल्क के दुश्मन नहीं है, पार्टीज के दुश्मन नहीं है, सिर्फ फौज के दुश्मन है। वो एक वेज डालना चाहते हैं हमारे और हमारे फौज के दरमियान। देखिए खानेवाल, बन्नू, ये सेटल्ड एरिया था जहां सब कुछ हो रहा है। तो सेटल्ड एरिया में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वहां तक पहुंच कैसे गए? आप उलझे हुए हैं पब्लिक के दूसरे मामलात के अंदर। आपको ऑडियो वीडियो रिलीज करने से फुर्सत नहीं मिल रही, आपको बाकी चीजों से फुर्सत नहीं मिल रही, आपको MQM के जोड़ने में फुर्सत नहीं मिल रही, आपको बाप को तोड़ने में फुर्सत नहीं मिल रही, आपको इन चीजों में, आप इस इंजीनियरिंग में पड़े हुए वो शेरों से जा रहे हैं। अब देखे ना, आपका सितारा शुजात बंदा जो है उन्होंने कल मारा है, आज उन्होंने उसकी कबूल भी की है। तालिबान आतंकी इस धमकी से पहले ISI के 2 अफसरों की हत्या कर चुके हैं और पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह मामला बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। TTP भी जो है उसे जो है वो कोशिश तो की जाएगी और की जा रही है कि उन्हें जो है वो टेबल पे लाया जाए, और उन्हें लेकिन टेबल पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो हथियार रखें और अपने आप को आइन और कानून के ताबे करें। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह अपने घर में ही निशाने पर हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज स्टेटमेंट दी है कि हम TTP को टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, टेबल पे उनको लाने का टाइम अब गुजर चुका है। आपने उनको पहले ही इतना टाइम दिया है कि वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, आपके वो हर शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। खानेवाल में उन्होंने जो 2 कत्ल किए हैं आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग, अब इससे आगे आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप कुर्सी मेज का इंतजार करते रहे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई करो, उनको एक बिल्कुल ना छोड़े, और अफगान तालिबान के साथ बातचीत करो। एक आप बड़ा ग्रुप बनाए, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, कतर, और जाके उनको कहें कि होश के नाखून पकड़ो, आप अपना मामला सीधा करो। सारे नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई में अफगान तालिबान से लड़ पड़े, बहुत बुरा होगा, डिजास्टर हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के PM TTP के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान को अमेरिका ने भी ठेंगा दिखा दिया है और कहा है कि अपना मामला खुद सुलझाइए। आपको बताएं कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों में शदीद नुकसान उठाया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स ने पाकिस्तानियों की जानें लीं। नेड प्राइस ने यह कहा कि पाकिस्तान किस किस्म का एक्शन ले सकता है इस बारे में राय नहीं दे सकते। पाकिस्तान वो करेगा जो इसका ज़ाती मफाद होगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सिर पर TTP के आतंकियों से खौफ इस कदर है कि वो मदद मांगने सऊदी भाग गए। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं, और पता ये चला है कि ये 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सऊदी अरब और UAE का दौरा है। और सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान साहब, उनसे पहली मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हुई है। और ये एक बड़ा एक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था, क्योंकि जैसे ही आर्मी चीफ ने अपना ओहदा संभाला, और पिछले महीने जो है वो नवंबर में, परहैप्स नॉट पिछले महीने, जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना ओहदा छोड़ा, तो ये एक एक्सपेक्टेड दौरा था जो कि होना ही था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है। TTP के अल्टीमेटम के बाद आर्मी चीफ विदेश भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाया। अब आपको अगली खबर एक और पाकिस्तान से दिखाते हैं। वो खबर देखनी ज्यादा है और वो हर किसी को देखनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, क्योंकि वो खबर
आपसे जुड़ी हुई है और उन लोगों की पोल खोलती है जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी हिंदू सुरक्षित है। जी हां, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री तारणहार बने हैं। मोदी सरकार की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में संशोधन के बाद पहली बार पाकिस्तानी हिंदू अपनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर पाएंगे। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी सरकार का फैसला भावुक करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस मोदी सरकार के कदम से पटी पड़ी हैं। वहीं पाकिस्तानी भी इस कदम की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। हिंदू जो है वो अपने मुर्दों को दफनाने पर मजबूर हैं। तो आप जिस तरह के देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने ये हिंदू कब्रिस्तान 4 दीवारी गेट ऊपर लिखा हुआ है। अगर पेशावर में शमशान घाट न होने की वजह से मजबूरन उन्हें अपने प्यारों को दफनाना पड़ता है। राजेश सिंह टोनी के खानदान के अक्सर हिंदू अफराद इस कब्रिस्तान में दफन हैं। कहानी में आज हिंदू मजहब के 100 साल पुराने शमशान घाट की लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे पुराने गोलीमार में वाक़ ये शमशान घाट तकरीबन 100 साल पुराना है, लेकिन उनकी हिंदुओं की अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए स्पॉन्सरशिप की कड़ी शर्त खत्म कर दी है। ये हेडलाइन पाकिस्तानी हिंदू बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। कराची में लगभग 2 लाख हिंदू आबाद हैं। इनमें मरने वाले हिंदुओं की अस्थियां कराची के मुख्तलिफ मंदिरों में रखी हैं, जो विसर्जन की मुंतजिर हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6 साल से आखिरी रसूमात के लिए भारतीय वीजे का हुसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन अब स्पॉन्सरशिप की शर्त के खात्मे से 460 के लगभग अस्थियों की भारत रवानगी की उम्मीद पैदा हो गई। इस बार मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम होगा कि खुश आइनी बात है कि स्पॉन्सरशिप की शर्त हटा दी गई। जो अस्थियां कलश विसर्जन करने जाएंगे गंगा मैया में, हरिद्वार में, तो उनको जो है ये स्पॉन्सरशिप नहीं देनी पड़ेगी और उनको वीज़ा 10 दिन में मिल जाएगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान के लिए। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आपका धर्म उसके रीति रिवाज नहीं बदलते। अगर आप हिंदू हैं तो जिस आस्था के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं उसी आस्था के साथ अमेरिका में भी रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में हिंदू होना किसी सजा से कम नहीं है। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान में हिंदुओं के अंतिम संस्कार तक पर बैन लगा हुआ है। एक तो हम आपको मुल्तान का जो हिंदू कब्रिस्तान है वो दिखाएंगे, उसके साथ साथ थोड़ी सी हिंदुइज्म के बारे में भी आपको मालूमात देंगे कि मुल्तान में हिंदू कब आकर आबाद हुए और मुल्तान के जो कब्रिस्तान हैं हिंदुओं के वो किस लिए बनाने पर मजबूर हुए। हालांकि वो शमशान घाट में अपनी जो मैयतें हैं उनको जलाते हैं और उसके बाद दरिया के पानी के सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन मुल्तान में हिंदू जो है वो अपने मुर्दों को दफनाने पर मजबूर हैं। तो आप जिस तरह के देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने ये हिंदू कब्रिस्तान 4 दीवारी गेट ऊपर लिखा हुआ है, माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। तो ये देखें कि ये जो कब्रिस्तान है उसके जो तख्ती लगाई गई है उसके मुताबिक नादर चट्ठा जो साबिक डीसी मुल्तान थे उन्होंने इस कब्रिस्तान को जो है वो 4 दीवारी जो वो तामीर करवाई। काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। जब वो ज़्यादा तादाद में मौजूद थे तो उस वक्त मुल्तान में शमशान घाट 3 जगहों पर मौजूद थे। जो तारीख दान हैं उनके मुताबिक सूरजकुंड रोड, पुल शवाला और नाला वली मोहम्मद के किनारे शमशान घाट मौजूद थे। मगर जैसे जैसे हिंदू आबादी कम हुई, जो आबादी कम हुई उसकी ये रिपोर्ट आपने मुल्तान की देखी है। मुल्तान से पेशावर की दूरी 700 किलोमीटर की है। शहर बदल गया लेकिन हिंदुओं के लिए तस्वीरें नहीं बदली। पेशावर में भी हिंदुओं को इस्लाम के मुताबिक दफनाया जाता है। से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कब्रिस्तान है। हिंदू अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक अपने मुर्दों को जलाते हैं। सिख और हिंदू मजहब में जिस जगह मुर्दों को जलाया जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं। मगर पेशावर में शमशान घाट न होने की वजह से मजबूरन उन्हें अपने प्यारों को दफनाना पड़ता है। राजेश सिंह टोनी के खानदान के अक्सर हिंदू अफराद इस कब्रिस्तान में दफन हैं। जो सके रिश्तेदार हैं, जैसे वो सामने देखें तो मेरे नानी और नाना के उनके जो हैं वो समाधियां हैं। इसी तरह से यहाँ पर मेरे चचा हैं, तो मतलब हमारे फूफी फूफा इस तरह से और दूसरे रिश्तेदार भी यहाँ मतलब जो मजबूरी के तहत यहाँ पर दफनाए गए हैं वो मौजूद हैं।
एक वक्त था जब ये धरती हिंदुओं का घर थी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा हिंदुओं का ठिकाना है। सिंध में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, इसलिए सिंध में कराची में हिंदू मंदिर बचे हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का इकलौता हिंदू शमशान घाट है। पुराने शमशान घाट की लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे पुराने गोलीमार में वाक़ ये शमशान घाट तकरीबन 100 साल पुराना है। कराची के वाहिद इस शमशान घाट में एक वक्त में 5 से 7 चिताएं जलाई जा सकती हैं। इस शमशान घाट में कोरोना की हलाकतों के बायस यहाँ एक दिन में 15 से भी ज्यादा चिताएं जलाई गयी। चिता का मतलब हिंदू धर्म के मुताबिक अग्नि यानी आग से मरहूम की आखिरी रसूमात दी जाती हैं। अब तक कहानी आज श्री राम नाथ महाराज की जबानी। ये अस्थियां कलश कहलाती हैं हमारी, और जो देहांत कर जाते हैं उनकी जो राख होती है उसको अस्थियां कहते हैं हम। उन अस्थियों के फूल होते हैं, तो उनको जो फूल को जो हम इसमें मटकी में डाल के रखते हैं, और ये सब मटकियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और कोई डब्बों में रखता है, कोई मटकी में रखता है। ये अस्थियां कलश कहलाती हैं। कुछ लोगों की देखें आस्था होती है, और हमारी आस्था है। जो यहाँ पे जिनकी अस्थियां पड़ी हुई हैं उन सब की ये आस्था है कि हमारी जो बड़े हैं, हमारे जो देहांत कर गए हैं लोग, उनकी गंगा मैया में अस्थियां जो है विसर्जन करें। वैसे तो गंगा मैया हर जगह पर है, और नदियां जो हैं वो हर जगह पे है, जैसे सक्खर में भी है और कोटरी बैराज भी है। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पर जो अस्थियां जो रखी गई हैं, वो अस्थियां रखी गई हैं हरिद्वार के लिए, सती घाट पे विसर्जन करना चाहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों की ये इनकी मनते हैं कि हमारी अस्थियां जो हैं वहीं पे करके आना। तो उनके बड़ों ने जो है उनको कहा हुआ था, तो ये अस्थियां तब से यहीं पे पड़ी है। और हरिद्वार के लिए यहाँ पर हैं 2016 की भी पड़ी है, कोई 2010 की है, उस सामने 2011 की भी है। ये अस्थियां उस तब तक के लिए पड़ी हुई हैं कि एक इंतज़ार में हैं कि हमारी कब अस्थियों को जो है हरिद्वार की गंगा में जो है। पाकिस्तान में एक सवाल बहुत पूछा जाता है, हिंदुओं के अंतिम संस्कार में जलाया क्यों जाता है? इस पर पाकिस्तानी कट्टरपंथी विरोध जताते हैं। कराची में मौजूद हिंदू मंदिरों के पुजारियों को बार बार हिंदू अंतिम संस्कार समझाना पड़ता है। बहुत सारी है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो है अग्नि संस्कार है। इंसान जो है वो 5 तत्वों से कार्य से बना है, तो उसे उसी पे जाना चाहिए। मैं एक धार्मिक हूँ और एक मजहबी स्कॉलर हूँ, सनातन धर्म का हूँ, गादी नशीन हूँ। तो हमारे धर्म में तो यही कहा गया है कि आग, मिट्टी, हवा, पानी और आत्मा, इंसान इन चीज़ों से बना है। तो इन चीज़ों को जो है इसी में ही मिल जाना है। तो जब मिल जाना है तो हमारे यहाँ अग्नि संस्कार को ज़्यादा एक अहमियत दी गई है। ओपिनियन इंडिया का हमें रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन की जंग को पूरा 1 साल हो जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत देश का इकलौता न्यूज चैनल है जिसने युद्ध की सबसे सटीक रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और सटीक रिपोर्ट वो भी ग्राउंड जीरो से, यानी बैटलफील्ड से डायरेक्ट। आपने टीवी स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देखकर आपको रोमांच होता था, हकीकत में वो तस्वीरें अच्छों का कलीजा दहला देने वाली होती हैं। जब आप रौंदते हुए, दौड़ते हुए टैंक्स देखते हैं, गरजती हुई तोप देखते हैं, बंदूक से निकलती हुई गोलियों की आवाज सुनते हैं। बिल्कुल, जंग के दौरान सिर पर मौत बनकर सिर्फ गोलियां, मिसाइलें और बम ही नहीं गिरते, वहां ना खाने के लिए खाना होता है, ना पीने के लिए पानी, ना रहने के लिए घर। और आपको याद है विद्यानाथ झा जो वॉर जोन में लगातार डटे रहे और एक एक तस्वीर युद्ध क्षेत्र से आप तक पहुंचाते रहे। आज विद्यानाथ झा आपके बीच होंगे और आपको बताएंगे वहां किस तरह का माहौल था, अपनी आप बीती वो आपको सुनाएंगे। तो विद्या, अगर आप सीधा हमारे साथ आ पाए, अब तक विद्या के कैमरे के सामने से जो तस्वीरें आपने देखी वो आपने देखी होंगी, वो आपने पूरे लगातार पिछले 2 महीने तक लगातार विद्या दिखाते हैं। लेकिन विद्या, कैमरे के पीछे की जो तस्वीरें थी उसके बारे में सबसे पहले आप बताइए। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और ज्योत्सना ने मुझे यहाँ पर बुलाया है कि मैं बता सकूं।
तो देखिए क्या है ना कि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हम लोग जो जब यहाँ पर टेलीविजन पर देखते हैं, जैसे ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसे देखकर हमें बड़ा हम रोमांचित फील करते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। और ये तस्वीर हुआ जब आपकी गाड़ी के पास बम गिरा था। जी जी बिल्कुल, ये हम ज़ेफोरिज़िया में थे और ज़ेफोरिज़िया में हम शूट करने के लिए उतरे थे और वहाँ पर जो लास्ट पोस्ट था आर्मी का, तो उससे आगे हमें जाने के लिए मना कर दिया गया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैंने सोचा मैं वहां तक पहुंचा हूं तो कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमारे दर्शकों को मैं दिखा सकूं जो सही में मोर्चे की होती हैं ना। अभी तक क्या होता है ना, पोस्टरिंग करने के लिए हम गए नहीं थे, हम इसलिए नहीं गए थे कि कहीं दूर से खड़े होंगे, पीटीसी करेंगे, वोकल देंगे। हाँ, तो ये देखिए, ये जो वीडियो है दरअसल हम लोग शूट करके और वहां से निकले ही थे उस पोस्ट से, और अचानक एक बम जो है वो आकर पुल पर, आप देखेंगे कि कुछ टायर्स वहां रखे हुए हैं, पुल पर एक बम का गोला आके गिरता है और हम रुक जाते हैं। उसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ नीचे उतरता हूं, गाड़ी का जो हमारा ड्राइवर है वो अंदर बैठा रहता है। मैं कहता हूं कि जाके एक बार हम देखते हैं, शूट करते हैं। इतने में पीछे से कुछ आर्मी मेंस आते हैं, यूक्रेन के जो आर्मी पोस्ट पर जहां पर वो लोग तैनात थे, वो आते हैं, हमें भागने को कहते हैं। और हम तो एक माइंडसेट के साथ आनंद गए हुए थे कि देखिए मौत का क्या है, मौत तो आपको बेड पे भी कभी कभी आ जाती है। तो लड़ते तो लाखों सैनिक हैं, सभी शहीद नहीं होते हैं, सभी नहीं मारे जाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं यूक्रेन में। तो अगर हम डर के जाकर वहां रिपोर्टिंग करें या किसी एक कोने में खड़े होकर पूरे यूक्रेन के लिए रिपोर्टिंग कर दें, तो वो मुझे लगता है कि वो हम अपने काम के साथ न्याय नहीं करेंगे। सवाल मेरा विद्या यहाँ पर है, पीछे रोकना चाहूंगा आपको। जब आप एक मोटिव के साथ वहां पर थे, आपके जो कैमरा पर्सन थे वो एक मोटिव के साथ वहां पर थे, लेकिन आपका जो ड्राइवर था वो सिर्फ रोजी की वजह से वहां पर था, उसको कोई और मोटिव नहीं था। जब वो ड्राइवर देखता है कि मेरे सामने बम फटा हुआ है और मेरे साथ जो पैसेंजर है मुझे फिर उसी तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या वो ड्राइवर राजी था? क्या रिएक्शन था? मैं देखिए, क्योंकि मैंने बताया हम तो एक माइंडसेट के साथ थे कि जिएंगे मरेंगे, अगर जिंदगी है तो है। हालांकि मैं कहूंगा कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग रिस्क लेकर गए थे और हमको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, और वो कैलकुलेटिव था। हमको पता था कि कहां कितने कदम रखने हैं, कहां जाके क्या करना है। कोई ऐसा करे नहीं, कोई ये ना सोचे कि वहां जाकर हमारी तरह जाके ऐसा काम करे। लेकिन देखिए, वहां के जो लोकल लोग हैं ना, वो बहुत डरते हैं। एक तो ज़ेफोरिज़िया जैसे इलाके में या बखमुट जैसे इलाके में कोई जाने को तैयार नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से आप उनको थोड़ा सा पैसे की लालच दीजिए या बड़ी मुश्किल से आप उनको कन्विंस कर पाते हैं कि चलिए, तो वो आपको लेकर जाते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हैं हमारे बड़ी स्क्रीन पर आनंद, ये बखमुट की तस्वीर है। अब ज़ेफोरिज़िया में तो हम भागे थे और हमारा ड्राइवर बोला कि मैं जान देने के लिए आपके साथ नहीं आया हूं, मैं आपके साथ आया हूं बड़ी मुश्किल से। अब ये देखिए, ये जो तस्वीर है, बिल्कुल अब यहां पर हम लोग, क्योंकि हम लोग को ना यहां रोक दिया गया था, इससे आगे वॉर फ्रंट वहां पे गोलियां चल रही थी, तो हमको वहां नहीं जाने दिया गया, हमको यहां रोक दिया गया। हमने गाड़ी साइड में लगाई और हमारे ऊपर से क्योंकि फाइटर जेट्स जा रहे थे और वो हम देख रहे थे कि सामने जाके वो गोलाबारी करते थे और वो वापस आते थे। सो हमने वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग की और यकीन मानिए कि मैं सामने से वो देख रहा हूं, फाइटर जेट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अचानक जब ये फाइटर जेट जो दो फाइटर जेट्स आप देख रहे हैं, ये मैं अपने योगेश भारद्वाज जो हमारे कैमरा पर्सन हैं उनको मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने बड़ी तेजी से इसको कैच किया, क्योंकि कैच करना बहुत मुश्किल होता है इसको, लेकिन उन्होंने कैच कर लिया इसको। और ये देखिए, बिल्कुल हमारे ऊपर से गया था और मैं बिल्कुल घुटनों के बल बैठ गया था, जबकि मैं सोच के खड़ा था कि मैं इसको शूट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे आ रहे थे, जा रहे थे, और इस बार मुझे शूट करना है। पलक झपकते ही भागते थे। मैं ये सोच के खड़ा हूं कि मैं इसको शूट करने वाला हूं, लेकिन जैसे ये फाइटर जेट लड़ाकू विमान मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरता है, तो मैं अनायास ही ऐसे बैठ जाता हूं, गिर जाता हूं और मेरे घुटने में चोट लगती है। मतलब सोचिए कि मैं सोच के खड़ा हूं, लेकिन उसकी आवाज, उसका रिदम ऐसा रिएक्शन होता है, वो ये रिएक्शन होता है। तो आप सोचिए, और सामने से मुझे दिख रहा है कि वो फाइटर जेट जाके वहां पे गोले बारूद गिरा रहे हैं, धड़ाम धड़ाम चल रहा है, फायरिंग की आवाज आ रही है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं या डेड बॉडीज जा रही हैं गाड़ियों में भर भर के। मतलब ईश्वर कभी किसी को ऐसी तस्वीरें ना दिखाए, कभी कोई देश जब युद्ध लड़ता है तो ऐसे इस तरह के हालात ना बन जाए जो यूक्रेन में इस वक्त बन गए हैं। मेरे सामने से पीछे देखिए, जो सड़क आपको दिखाई दे रही थी ना, यहां पर डेड बॉडी से भरी हुई गाड़ियां जा रही थी। इस तस्वीर के बारे में बताइए जरा विद्या। अब ये तस्वीर क्या मैं बताऊं ज्योत्सना, देखिए क्या है ना कि मैं 3 बार बेसिकली ना, मतलब पहली बार मैं गया था मार्च में यूक्रेन, जब इस वॉर की स्टार्टिंग में गया था, उसके बाद फिर से गया था मई में गया था, और ये 3rd टाइम मैं यूक्रेन में था। और इस बार मुझे महसूस हुआ कि
एक युद्ध वाला जो देश होता है वहां बेसिक एमिनिटीज मतलब आपकी जो मूलभूत सुविधाएं होती है ना वो कैसे खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। पिछली बार हम लोग जब गए थे तो बिजली वहां पे रहती थी, पानी हम लोगों को इजीली अवेलेबल होता था, हम लोग चाहते थे तो कहीं रुक जाते थे वहां पे, हमको होटल नहीं तो किसी का फ्लैट या घर मिल जाता था, हम पे कर देते थे। इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग था। पावर कट है क्योंकि पावर स्टेशंस को अटैक किया गया है, पावर कट हो गया आपका, इसका मतलब माइनस में टेम्परेचर है और पावर माइनस में। हाँ। और वहां पर एक चीज और मैं बताता हूं, वहां का जो क्लाइमेट है वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, हम लोग अगर 10 डिग्री टेम्परेचर 5 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग शिवरिंग फील करते हैं, बाहर जाते हुए हाथ हमारे कांपने लगते हैं, ठिठुरने लगते हैं। वहां पर अगर टेम्परेचर -8 है या 9 है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो 15, 17, 18 होती है। तो हम लोग ये ज़ेफोरेज़िया पहुंचे हुए थे और क्योंकि हम वो शूट कर रहे थे, हमारा स्वागत ही हुआ था मिसाइल अटैक के साथ। जैसे मैंने अपना पैर अपनी गाड़ी से बाहर रखा तो मिसाइल वहां पर एक आके गिरा था और बहुत जोर से धमाका हुआ था, हमारी गाड़ी हिल गई थी और मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि भाई बाहर आ, हम शूट करते हैं ये जो अभी धमाका हुआ है। और मेरा जो ड्राइवर था, क्योंकि आपने ड्राइवर को लेकर पहले भी पूछा, उसने कहा कि सर ये शूट करने का टाइम नहीं है, ये भागो, यहां से भागो। मैंने कहा देख एक बार मिसाइल यहां गिर गई है, अभी मिसाइल गिरे ये मुझे शक है। एक आर्मी के जो लोग हैं वो एक ही जगह 4 मिसाइल नहीं गिराएंगे, उनको पता है कि मिसाइल से इस जगह को खत्म किया जा सकता है। तो ये मैंने जो काम किया हुआ था वहां पे युद्ध के पुरानी 2 बार में एक्सपीरियंस आपको इसी बार में काम आया। वो मेरा एक्सपीरियंस था जो काम आ रहा था। तो हम एक ऑफिस है, ये देखिए ये हमारे इंडियन है और इन्हीं के दफ्तर में हम ज़ेफोरेज़िया में रुके हुए थे और यहाँ हम लोगों ने रात काटी थी। एक यहाँ पर मैट, इसमें इस विजुअल में अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक मैट रखा हुआ, तो वो योगा मैट जो होता है उस पर हम लोग सोए थे और बहुत मुश्किल से भाई साहब ने एक लाइट का इंतजाम किया था, जो हमारे यहाँ बैटरी वाली लाइट्स होती है ना, तो उसका इंतजाम किया था। तो बड़ी मुश्किल ये रात गुजरी थी। इसके बाद एक और रात थी, मैं छोटी सी कहानी है। तो हमने फ्लैट ढूंढ लिया, अगले दिन हमने फ्लैट ढूंढ लिया, दूसरे दिन ज़ेफोरेज़िया में। लेकिन जो फ्लैट हमको मिला जहां पर हम लोग रुके थे, कोई वहां नहीं रुक पाएगा और नहीं रुकना चाहेगा, क्योंकि हम उस फ्लैट में रुके हुए थे जहां पर मिसाइल से अटैक हुआ था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, शीशे चकनाचूर थे, जिसकी बालकनी टूटी हुई थी। और जब हम सोए रात में, ये सोच के सोए कि चलो कम से कम किसी घर में है, मतलब फ्लैट में है, और सोए। और खारकीव में, अब देखिए खारकीव की तस्वीर है, ये अंधेरा, पूरी सड़क पर आप देखेंगे, लाइट है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, पावर कट है वहां पर। तो रात में सोते थे तो सायरन की आवाज आती है। जिज्ञासा रखता हूं विद्या, जिस वक्त दिल्ली के अंदर 8 और 9 डिग्री का टेम्परेचर था, हम लोग मोटी जैकेट पहन करके और अलाव जलाते थे या घर में हीटर जलाते थे। आप वॉर जोन में थे, योगेश वहां पर थे, आप ऐसे घर में रात में रुक रहे हैं जहां बिजली नहीं है और जहां दीवारें भी नहीं है हवा को रोकने के लिए। तो वो रातें कैसे कटी हैं आपकी? और चारों तरफ बर्फ ही नजर आती थी, हम देखते थे लाइव। देखिए ये विजुअल में हमने अभी दिखाया था कि एक इंडियन जो थे वो अतुल भाई हैं, इन्होंने हमारी काफी मदद की थी। अतुल जी ने वहां पर जहां पर भी हम जा रहे थे, तो मतलब ये देखिए जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे या नीली स्वेटर में जो दिखाई दे रहे हैं, ये अतुल भाई हैं हमारे। इनको बड़े प्यार से हम अतुल भाई कहते हैं और अतुल भाई हमको बहुत प्यार करते हैं। तो समझिए थोड़ी सी जो हमारी मुश्किल थी ना वो आसान हो गई थी। वो ऐसे आसान हो गई थी कि हमें सड़क पर या गाड़ी में खारकीव में सोना पड़ता, तो उनका दफ्तर मिल गया था। हालांकि वो काम नहीं करते थे, 6 महीने से गए ही नहीं थे उस दफ्तर में, हमारी वजह से ही वो गए। लेकिन अभी भी आप सोचिए ना कि एक इंडियन होने के नाते कोई आपको वहां पे मिलता है हिंदुस्तानी, तो कितना अच्छा लगता है। तो हम लोग सो पाए। हम लोग इस तरह की सिचुएशन में कई बार फंसे, गाड़ी में सोए, लेकिन हमने सोच लिया था कि बॉस अभी क्या है ना कि मुझे वो दिल्ली वाला टाइप नहीं रहना है। मैं एंकर हूं, मुझे स्टूडियो में मैं जैसे रहता हूं, कंफर्ट जोन से मैं मुझे एसी कम ज्यादा करवाना है, मुझे गर्मी नहीं चाहिए, मुझे ठंडा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो उस मेंटल स्टेट में नहीं थे हम लोग कि हमको ऐसे रहना है। हमको पता था कि हमको हो सकता है, मैं तो अपने यहाँ से दिल्ली से एक चादर लेके गया हुआ था, चादर लेके गया हुआ था कि अगर कुछ नहीं होगा तो कपड़े पहनेंगे और उसको लपेटेंगे। और ऐसा हमने किया गाड़ी में। एक रात ऐसी आई थी क्योंकि हम मूव कर रहे थे लगातार, मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। जितना ईस्टर्न पार्ट था, साउथ ईस्ट पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जो जहां पे सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं, तो हम लोग रोज मूव करते थे, रोज कहीं ना किसी शहर में ढूंढते थे, जाते थे रात में दिन में, और कोशिश करते थे कोई विजुअल हमको मिल जाए, कोई तस्वीर हमको मिल जाए, कुछ ऐसा हम दिखा पाए जो एजेंसीज के थ्रू जो हम विजुअल्स दिखाते हैं अपने दर्शकों को आते हैं, वो नहीं। वो
वो टाइम्स नाउ ना भारत का हो, बिल्कुल वो विद्या ना और पिछले 1.5 महीने में विद्या आपकी मेहनत दिखी है कि जो विजुअल्स कहीं नहीं थे वो हमने आपके जरिए हम लोगों ने देखे। एक कुछ लिफ्ट वाला किस्सा भी आपने डिस्कस किया था हम लोग के साथ वापस लौटने के बाद, वो क्या किस्सा, जरा वो साझा कीजिए। एक्चुअली क्या देखिए, जिस देश में ये वॉर हो रहा है, यानी कि यूक्रेन में जहां पे ये वॉर हो रहा है, इस देश ने पावर कट नहीं देखा। आप सोचिए कि मैं पिछली 2 बार भी जब गया हूं तो कीव में हमारा बेस हुआ करता था, हम मूव किया करते थे, तो एक दिन 30 सेकंड, मुश्किल से 30 सेकंड के लिए लाइट चली गई, तो हमें लगा कि यार लाइट चली गई। तो हमने जिससे फ्लैट लिया था उसको हमने फोन किया कि ये लाइट कैसे चली गई, तो बोला कि ऐसा होता नहीं है कि 30 सेकंड के लिए भी लाइट जाए तो पहले अलर्ट आता है कि लाइट जाने वाली है, अदरवाइज लाइट जाती नहीं है। तो ये वो देश है जहां पर 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती थी। तो पावर बैकअप सिस्टम है नहीं, मतलब बेसिकली इन लोगों ने कोई सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ ना सोसाइटीज में इन्वर्टर है, जनरेटर है, हम लोग अपने घर में बैटरी बैकअप रखते हैं। सो इन देशों में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई वो उनको पता ही नहीं इन्वर्टर क्या होता है, उनको पता ही नहीं पावर बैकअप क्या होता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे लाइट है आपकी, और अगर जाने वाली है 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए या कोई कुछ ठीक हो रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि आप तो लिफ्ट आप यूज नहीं कर सकते। एक तो ये, क्योंकि एक बार लाइट गई तो पता नहीं कितने घंटे बाद आएगी, कितनी देर बाद आएगी, पावर बैकअप है नहीं। आप 4 घंटे में लाइट आए, 40 घंटे में लाइट आए, या 4 दिन में लाइट आए, या 10 दिन में लाइट आए, आपको लिफ्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लिफ्ट भी नहीं है जो पावर कट होने के बाद दूसरे फ्लोर पे जाके खुल जा रहे हैं। तो वहां पर क्या किया गया है उन लोगों ने, अब इसका क्या, जैसे मान लीजिए 3-4 घंटे अगर किसी को रुकना पड़े, 20 घंटे रुकना पड़े, तो उसके बाद तो फिर कुछ इंतजाम किया ही जाएगा, तोड़ा जाएगा, कुछ किया जाएगा। लेकिन 4-5 घंटे या 10 घंटे अगर आप फंसे रह गए तो आपको इस बीच में यूरिन पास करना होगा, हो सकता है आप घबराएं, तो इसके लिए वहां पर अब लिफ्ट में व्यवस्था कर दी गई है, डायपर्स रख दिए गए हैं वहां पर, पानी रख दिया गया है। वहीं पर आपका वो टी बैग्स रख दिए गए हैं, और पानी के साथ आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ लिक्विड पी लें, मन घबरा रहा है, तो उन चीजों का इंतजाम ना लिफ्ट में कर दिया गया है। जबकि आप देखेंगे तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इनकी जो सोसाइटीज, क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई सोसाइटीज है, बहुत पहले से, जो आज हम लोग देखते हैं ना नोएडा, गुड़गांव जैसी सोसाइटीज जो हैं, यहाँ पर बहुत पुरानी, दशकों से मतलब लोग इस तरह की सोसाइटीज में वहां रह रहे हैं। तो वहां के लिफ्ट भी जो आपको मिलेंगे वो पुराने वाले मिलेंगे। अब जो कुछ नई सोसाइटीज बनी है ना, उनमें नई तरह की लिफ्ट्स आपको नजर आएंगे, तो बहुत स्पेशियस नहीं होते हैं, वो थोड़े छोटे ही होते हैं, क्योंकि बहुत पुराने जमाने 2-3 लोग अगर फंस गए तो परेशानी बढ़ जाएगी, तो समझ लीजिए कि वो सफोकेशन से मर जाते हैं। तो हम लोग 9th फ्लोर पे रह रहे थे डेनिप्रो में, लेकिन हमने एक दिन भी लिफ्ट यूज नहीं किया, क्योंकि हम जितने दिन वहां रहे लगभग लाइट रही नहीं, और अगर कभी लाइट रही भी तो इस डर से कि हम फंस गए तो लाइव करने के लिए नीचे कौन पहुंचे। तो विद्या जो वॉर जोन के आने के बाद फिट लग रहे हैं, उसका रीजन ये भी कि 9 फ्लोर से नीचे तक पैदल आना जाना उन्होंने, और एक बार 4-4 बार। अच्छा, खाने पीने का क्या वहां पर व्यवस्था था? खाने पीने को मिल पाता था क्या? देखिए, हम इंडियंस के लिए ना, मतलब यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम तो वेजिटेबल्स खाने वाले लोग हैं, फ्रेश खाने वाले हैं। अगर नॉनवेज भी खा रहे हैं ना तो हमको फ्रेश चाहिए, और यहाँ पर क्या है कि ये लोग फ्रेश बहुत इन लोगों को मिलता भी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और उसको 2 दिन 3 दिन फूड ज्यादा मिलता है। हाँ, तो उस तरह का होता है। दूसरा, वेजिटेबल्स के नाम पे ये लोग ना सिर्फ पोटैटो खाते हैं। आप समझिए कि वेजिटेबल्स के नाम पर ये पोटैटो खाते हैं, अनियन खाते हैं, मतलब यही इनका। अदरवाइज ये लोग नॉनवेज ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो वहाँ का सिचुएशन जो है, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन जो, वेदर कंडीशन जो है, उसके हिसाब से वो बनता भी है। वो खान पान पे कोई कमेंट है नहीं मेरा, लेकिन हम लोग उसको नहीं कर सकते। सो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। तो कभी हमको ब्रेड मिल गया, बंद मिल गया, जिसको हम लोग बंद बोलते हैं यहाँ, तो वहां पर वो बंद मिल गया, उसमें वो स्टफिंग होती है चॉकलेट की, तो वो हम लोग अपने पास रख लिया करते थे। पानी हम लोग रख लिया करते थे, और विश्वास मानिए कई बार सिचुएशन ऐसा आया, पानी कैसे पीते थे, लेकिन अगर टेम्परेचर माइनस में है तो फिर उस पानी को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन कैसे रखते थे? नहीं, वहां पर ना 2 तरह के वाटर आते हैं। एक स्प्रिंकलिंग वाटर आता है, तो वो वहां पे वो लोग पीने के लिए भी यूज करते हैं, तो वो जमता नहीं है बहुत आसानी से। और दूसरा, जिस गाड़ी में आप ट्रेवल करते हैं उस गाड़ी को आप हमेशा गर्म रखते हैं। वहां पे ना, अभी जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में यहाँ पर इंडिया में करते हैं ना कि एसी ऑन रखते हैं। पानी फ्रीज ना होना, क्या कौन सा वाटर आपने बोला? स्प्रिंकलिंग वाटर करके। ये दर्शक जानना चाहते हैं, देखो मैं भी नहीं पता। ये दरअसल मैं बताऊं, आनंद तो शायद जानते होंगे, ये यहाँ पर जो लोग लिकर या किसी मतलब लिक्विड टाइप में अगर आपको नींबू मिला के पीना है ना, तो हम जिस सोडे के टाइप में सोडा टाइप्स वाटर जो होता है ना, लेकिन वो सोडा वाला सोडा वाटर नहीं होता है, उसी का एक फॉर्म होता है, तो उसको वो लोग पीते हैं।
और उसको क्या करते हैं, जैसे आप गाड़ी में हैं तो उसको गाड़ी में रख दीजिए, क्योंकि जैसे गर्मी में हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि गाड़ी रोक भी दी ना तो एसी ऑन रखते हैं क्योंकि गर्मी लग रही होती है। तो सर्दी में वहां पर होता यह है कि वो लोग गाड़ी अगर रोक खड़ी भी कर रहे हैं तो उसको ऑन रखते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और घर में अभी चाइनीज मार्केट ने वहां पर कब्जा जमा लिया है। जिस देश ने कभी हीटर नहीं देखा था, जिस देश ने कभी वो लाइट्स नहीं देखे थे बैटरी वाले, उस देश में चाइनीज सामान जो है वो भरे हुए हैं, मार्केट बना खरीद रहे हैं। मुझे एक तो बात इसी बताइए, तरीके से जिंदगी जी जा रही है। आम नागरिक होने के नाते, अच्छा मेरे घर का कोई सदस्य अगर उस वॉर जोन में जाए तो शायद हिचकिचाहट हो कि भाई आप ऐसे वॉर जोन में क्यों जा रहे हैं, तो क्या घर पे विद्यानाथ झा बताकर गए थे कि मैं यूक्रेन भी जाऊंगा? अब पता है आनंद, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, एक तो मैं डांट घर वाले अभी देख भी रहे होंगे आपको। हाँ, और अगर ये मेरे घर वाले देख रहे हैं तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी। हाँ, कि मुझे पता था तब भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। देखिए हम लोग जब निकले थे दिल्ली से तो हमको पता था कि हम यूक्रेन जाने के लिए निकले हैं, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली में लोग परेशान होते हैं और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई होता है तो आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं कि आप एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां से लोग भाग रहे हैं, मतलब लोग अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में या वो खुद भाग रहे हैं। तो आप उस जगह जा रहे हो जहां पर मिसाइल गिर रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कि बम बारूद सब कुछ गिर रहा है। तो मैं जब वहां पहुंच गया ना और फर्स्ट टाइम मैं जब अपने चैनल पे चला तो मेरे घर से फोन आया और मुझे बहुत डांट पड़ी कि तुमने बोला था कि तुम तो पोलैंड जा रहे हो, तुम यूक्रेन कैसे पहुंच गए, और बहुत डांट पड़ी, अब भी वापस आओ। नहीं विद्या, आपका जब हम लाइव लेते थे तो एंड में मतलब मेरे तो जहन से हमेशा निकला, मैंने बोला भी कि विद्या आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जो ये देखिए, ये जो तस्वीर है ना कीव की तस्वीर है, और आप देखेंगे ना कि ये बिल्डिंग्स जो आपको दिखाई दे रही है सब में आपको लाइट नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ फेज वाइज लाइट रहती है। सेंटर है ये, जेलेंस्की यहाँ इसके बगल में ही रहते हैं, उनका जो घर है ये तस्वीर आप ये बिल्कुल देखिए, ये पीछे जो लाइट्स आपको जलती हुई दिखाई दे रही है ना, यहाँ हम लोग रह रहे थे। और ये क्रिस्टियाटिक है बेसिकली, जैसे आप कहेंगे ना कि इंडिया में दिल्ली का सीपी इनर सर्कल जिसको आप कहेंगे, तो ये उसी तरह का कीव का है। और हम लोगों ने इसलिए इसको चुना था, हम लोग हालांकि 2 दिन ही रहे कीव में। आप जितना मुस्कुरा रहे वहां पहुंच के, कीव पहुंचने के बाद नहीं, हम निकलने वाले बाय हो रही है, ये बाय करते हुए मुस्कुराए। आपकी सबसे ज्यादा पसंद आपको घर वालों को आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, हम भी बहुत शानदार काम आपने किया। हमको भी लगा था कि बस अब यार निकल रहे हैं, और वो मुस्कुराहट जो थी चेहरे की तो वो थी कि बस ओके थैंक यू बाय, फिर मिलेंगे। शुक्रिया विद्या आपका, थैंक यू बहुत बहुत। तो ये विद्या की मुंह ज़बानी आपने सुना कि आखिरकार जब यूक्रेन में वो थे, वॉर जोन में वो थे, तो क्या कुछ झेला विद्या ने, किन परिस्थितियों में वो जाबाज रिपोर्टिंग लगातार करते रहे, सामने बम फट रहा हो या ऊपर से फाइटर जेट निकल रहा हो, वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंची।